हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 26 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल वे में क्वेश्चन किए। अगर आप बिगनर है तो यहाँ पे एक बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए गाइस, वो भी ट्रिक से। यहाँ पे मैंने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये बताया था। अब हम स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देख रहे थे गाइस। तो आज एक बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम पंडित का है गाइस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है गाइस, 8 पर्सन्स है PQ RST UVW आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड इन द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टेबल। मतलब भी 4 पर्सन कॉर्नर पे हो गए एंड 4 पर्सन यहाँ पे मिडल पे हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या दिया है गाइस, द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टू द सेंटर इज नॉट इक्वल टू द हु आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब ही यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी इनसाइड देख रहे होगे वो नॉट इक्वल टू होगे आउटसाइड देख रहे होगे उनसे। अब आगे पढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे कंडीशंस दी है, P इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। मतलब Q के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, P है। अब आगे दिया है गाइस, Q हु इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर। अब कभी भी आपके पजल में हु आता है तो हु के पास जो भी पर्सन होता है ये हु उसके लिए आता है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, Q हु इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर। अगर Q कॉर्नर पे नहीं होगा इसका ही मतलब Q मिड पे होगा। तो यहाँ पे मैं मिड बना देता हूँ। अब आगे दिया है गाइस, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड S। अब यहाँ पे P एंड S के बीच में 2 पर्सन्स हो गए। अब इसी कंडीशन को हम इस कंडीशन में मर्ज कर देंगे, क्योंकि P के इस डायरेक्शन में 2 पर्सन छोड़ने के बाद तो Q है। इसका ही मतलब P के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा S। तो ये कंडीशन लिखने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है गाइस। अब आगे पढ़ते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ Q आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ Q। मतलब यहाँ पे ये जो Q है ये Q के इमीडिएट नेबर्स है 2, ये Q के अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, अपोजिट ऑफ Q। इसका मतलब अगर Q नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग होगा तो ये दोनों साउथ डायरेक्शन में फेसिंग होंगे। Q अगर साउथ डायरेक्शन में फेसिंग होगा तो ये इमीडिएट नेबर्स नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग होंगे। अब आगे क्या दिया है गाइस, R इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ S। अब S के फर्स्ट राइट एंड सेकेंड टू द राइट में R है। अब आगे क्या दिया है, बोथ T एंड V आर सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। अब इसका ही मतलब क्या है, T के इमीडिएट राइट में V होगा एंड V के इमीडिएट राइट में T होगा। तो कभी भी आपके पजल में अगर ये वाली कंडीशन दी होगी तो इसका मतलब गाइस एक ही होता है कि T एंड V का डायरेक्शन अपोजिट होगा। यही गाइज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर V नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग होगा तो यहाँ पे क्या बोला है कि T एंड V आर सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर बोला है। इसका मतलब V के इमीडिएट राइट में यहाँ पे T होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि V के इमीडिएट राइट में T हो गया। और गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि T के भी इमीडिएट राइट में कौन है, V है। बट यहाँ पे तो हमने V के इमीडिएट राइट में T बना दिया। तो अगर हमें T के इमीडिएट राइट में V निकालना होगा तो T का तो डायरेक्शन हम नॉर्थ नहीं बना सकते। अगर T का डायरेक्शन नॉर्थ बना देंगे तो T का राइट तो इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में यहाँ पे V नहीं निकाल सकते। इसका ही मतलब 101% T का डायरेक्शन हमें साउथ लेना होगा, तभी तो T के इमीडिएट राइट में यहाँ पे V आएगा। अब V के भी इमीडिएट राइट में T हो गया एंड T के भी इमीडिएट राइट में V हो गया, क्योंकि अगर कोई बंदा साउथ में देखता है तो उसका राइट इस डायरेक्शन में होता है। तो T के राइट में यहाँ पे V बना दिया और V के भी राइट में यहाँ पे T बना दिया। तो इसका ही मतलब क्या हो गया गाइज, आपको ये कंडीशन रीड करते ही पता लगना चाहिए था कि यहाँ पे V एंड T का डायरेक्शन अपोजिट है। V नॉर्थ होगा तो T साउथ होगा, अगर V साउथ होगा तो T नॉर्थ होगा। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि यहाँ पे V एंड T का डायरेक्शन अपोजिट होगा एंड यहाँ पे T एंड V इमीडिएट नेबर्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट राइट बोला था, ठीक है। तो ये दोनों साथ में ही आएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, W इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू P नॉर T। मतलब ये जो W है ये P के भी अपोजिट नहीं बैठता एंड T के भी अपोजिट नहीं बैठता। मतलब भी W एंड P के बीच में 3 पर्सन नहीं होंगे एंड W एंड T के बीच में 3 पर्सन नहीं होंगे। तो क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, U इज नॉट फेसिंग सेंटर। इसका मतलब U आउटसाइड देख रहा होगा, तो यहाँ पे U के ऊपर मैं आउटसाइड बना देता हूँ। अब गाइज आगे दिया है, इमीडिएट नेबर ऑफ R आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ R। मतलब गाइज इसी कंडीशन के हिसाब से तो यहाँ पे R के जो भी इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट है डायरेक्शन किससे, R से, ठीक है। तो हम सबसे पहले लाइन मेथड बना देंगे और उस लाइन मेथड में सबसे सुटेबल कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना दी एक लाइन और यहाँ पे 8 पर्सन्स बना देंगे, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये हो गया 8। अब गाइज आपको सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यस से 2% छोड़ने के बाद पी है, फिर पी से 2% छोड़ने के बाद क्यू है, और क्यू के लेफ्ट में पी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्यू कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्यू यहाँ पे लेता हूँ और क्यू को मैं नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग बनाता हूँ। गाइज आप क्यू को साउथ डायरेक्शन में भी फेसिंग बना सकते हैं, यही तो खासियत है इस लाइन मेथड की। बट गाइज नॉर्थ डायरेक्शन में हमें लेफ्ट एंड राइट इजी जाएगा, इसीलिए मैं क्यू को नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग बनाता हूँ। अब हमें नहीं पता कि नॉर्थ की तरफ इनसाइड है क्या नॉर्थ की तरफ आउटसाइड है, ऊपर भी इनसाइड हो सकता है एंड नीचे भी इनसाइड हो सकता है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे क्या दिया है कि क्यू के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद पी है, तो यहाँ पे क्यू के लेफ्ट में 1-2% छोड़ने के बाद यहाँ पे पी बना देता हूँ मैं। अब पी से भी 2% छोड़ने के बाद यस है, तो पी से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद तो क्यू है, तो पी से इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यस निकालना होगा। अब गाइज आपने पी क्यू एंड यस तो सेट कर दिया। अब यस से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि यस एंड आर के बीच में तो 1% है, बट गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यस के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद तो क्यू है, इसका ही मतलब यस के इस डायरेक्शन में ये 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा आर। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि यस के राइट में आर है। अब यस के राइट में आर कब हो सकता है? जब यस नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग होगा, तभी तो यस का राइट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस क्यू से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि क्यू के जो भी इमीडिएट नेबर्स है दोनों, वो क्यू के अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। तो यहाँ पे क्यू के ये दोनों इमीडिएट नेबर्स है, अगर क्यू नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है तो ये दोनों इमीडिएट नेबर साउथ डायरेक्शन में फेसिंग होंगे। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे हमने पी सेट कर दिया, तो पी से आपको ये वाली भी कंडीशन दिख रही होगी कि पी एंड डब्ल्यू सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर नहीं है। इसका मतलब गाइज ये जो पी है, ये पी से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एंड पी सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर नहीं है। तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? अब गाइज यहाँ पे क्या दिया है कि आर के इमीडिएट नेबर्स अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, बट यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन सेट नहीं है आर एंड पी का, तो इसे हम बाद में सेट करेंगे। यहाँ पे यू भी सेट करना बाकी है, यहाँ पे टी भी अब तक हमने सेट नहीं किया। तो आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि टी एंड वी इमीडिएट नेबर्स है, तो टी एंड वी रखने के लिए तो एक ही जगह दिख रही है गाइज, क्योंकि यहाँ पे हमें टी एंड वी रखना होगा। यहाँ पे 2 प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे टी एंड वी आइदर और में आ सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे दोनों जगह पे मैं टी एंड वी आइदर और में बना देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला था कि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन आएगा तो उसका डायरेक्शन साउथ है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन आने वाला है उसका डायरेक्शन नॉर्थ होगा। ठीक है गाइज, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी एंड ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू के लिए एक ही प्लेस बची है, तो 101% यहाँ पे आएगा डब्ल्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू को भी सेट कर देते हैं। अब गाइज हमारा एक ही पर्सन बचा है, यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से यू आएगा यहाँ पे, और यू यहाँ पे आउटसाइड फेसिंग है, इसका मतलब यहाँ पे तो यू साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है, इसका ही मतलब नीचे की डायरेक्शन में होगा आउटसाइड, तो 101% ऊपर की डायरेक्शन में होगा इनसाइड। तो हमने इनसाइड एंड आउटसाइड भी सेट कर दिया। अब गाइज हमें टी एंड वी सेट करना ही बाकी है। तो आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि डब्ल्यू के अपोजिट टी नहीं हो सकता, इसका मतलब डब्ल्यू कहाँ पे है गाइज? आपको यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा होगा, तो डब्ल्यू के अपोजिट मतलब 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे टी नहीं आ सकता इस कंडीशन के हिसाब से। अगर यहाँ पे टी नहीं आ सकता गाइज, तो 101% यहाँ पे वी आएगा। अगर यहाँ पे वी आता है तो यहाँ पे वी नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे टी आएगा। तो हमने टी एंड वी भी सेट कर दिया, तो इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ। अब हमें डायरेक्शन सेट करना ही बाकी है गाइज, वो भी सेट कर देंगे जल्द से जल्द। तो यहाँ पे हो गया टी एंड यहाँ पे हो गया वी। तो गाइज हमारी ये भी कंडीशन हो गई। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला था कि इनसाइड एंड आउटसाइड वाले सेम नहीं होंगे, तो यहाँ पे इनसाइड वाले कितने % दिख रहे हैं? ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3%। अब 3% तो इनसाइड हो गए, और हमारी ये वाली कंडीशन बची है कि आर के इमीडिएट नेबर का डायरेक्शन आर के अपोजिट होगा। गाइज गलती से भी अगर हमने आर का डायरेक्शन नॉर्थ ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड का ये 4th पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो इनसाइड के अगर 4 हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आर के अपोजिट ये इमीडिएट नेबर का डायरेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का डायरेक्शन साउथ हो जाएगा। इसका मतलब साउथ वाले कितने % हो गए? आउटसाइड वाले ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4।
और इनसाइड वाले कौन से पर्सन हो गए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। यहाँ पे तो इनसाइड एंड आउटसाइड तो सेम आ गया। तो 101% आर का डायरेक्शन इनसाइड नहीं होगा, आर का डायरेक्शन आउटसाइड होगा, क्योंकि गाइज आर का डायरेक्शन हम आउटसाइड लेंगे तभी तो आर के इमीडिएट नेबर का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नॉर्थ हो जाएगा। अब गाइज इनसाइड एंड आउटसाइड काउंट करके देखेंगे तो यहाँ पे है इनसाइड ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ पे इनसाइड वाले 5 है। तो आउटसाइड वाले अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे है आर आउटसाइड वाला, यहाँ पे है वी आउटसाइड वाला एंड यहाँ पे है यू आउटसाइड वाला। तो आउटसाइड के तो यहाँ पे 3 पर्सन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 5 पर्सन इनसाइड के है एंड आउटसाइड के यहाँ पे 3 पर्सन है। इसका मतलब इनसाइड इज नॉट इक्वल टू आउटसाइड है। बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि क्यू मिडल में होगा। अगर क्यू मिडल में होगा तो स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने आपको लाखों बार बोला है कि अगर 4 पर्सन मिडल में होगे एंड 4 पर्सन कॉर्नर पे होगे तो मिड के बाद कॉर्नर आता है, फिर से मिड आता है, फिर से कॉर्नर आता है, फिर से मिड आता है, फिर से कॉर्नर आता है। तो यहाँ पे मिडल एंड कॉर्नर अल्टरनेट में आते हैं। तो अगर यहाँ पे क्यू मिडल में होगा तो यहाँ पे क्यू के ऊपर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि क्यू मिडल में फिर से 1% छोड़ने के बाद ये वाला मिडल आएगा, फिर से 1% छोड़ने के बाद ये वाला मिडल आएगा एंड फिर से 1% छोड़ने के बाद ये वाला मिडल आएगा। मतलब जो जो पर्सन मैंने हाईलाइट किए है वो पर्सन मिडल में आएंगे एंड अदर रिमेनिंग पर्सन कॉर्नर पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट साइकिल चलती है। तो ये पूरी पजल अब हमारी सॉल्व हो गई है गाइज। आई होप कि आपको ये पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। और मैं चैलेंज करता हूँ गाइस कि इतने डिटेल वे में इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस ढूंढ के एक बिगनर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आते हैं, ऐसा कोई भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा गाइस। हाँ, पेड कोर्स पे पढ़ाते हैं बट इतने डिटेल वे में नहीं पढ़ाते। वहाँ पे हज़ारों संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे उन्हें फास्ट पढ़ाना होता है। तो मैं एक बेसिक लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन कर रहा हूँ गाइस। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही आपका सपोर्ट दिखाते रहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस। जय सिया राम। टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।